हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉलिटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम संशोधन की बातें बहुत कर चुके हैं, पहले लोकसभा किया, राज्यसभा किया, विधेयक किए कई सारे, तो उसमें था कि संशोधन विधेयक भी एक होता है। संविधान में संशोधन करते हैं कई चीज़ें, तो वो संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, कितनी तरह से संशोधन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान या किस देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर पहले बता देती हूँ, यह है अमेरिका। अब इस क्वेश्चन में बताया क्या गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, संशोधन मतलब संविधान में जो चेंज कर सकते हैं, पूरे संविधान को चेंज नहीं कर सकते, उसकी कुछ कुछ चीज़ों को समय के अनुसार चेंज किया जा सकता है। तो ना तो ये ब्रिटेन के समान बहुत आसान है, ब्रिटेन में जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। आसान कैसे है कि ब्रिटेन की संसद एक साथ बैठकर डिसीजन आम सहमति से डिसीजन ले लेती है और संविधान में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो ब्रिटेन के समान हमारे यहाँ आसान प्रक्रिया नहीं है बहुत, लेकिन अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन भी नहीं है। अमेरिका में बहुत कठिन प्रक्रिया है, तो संविधान में अगर चेंज करना है तो बहुत ही एक लंबी सी प्रोसेस है, बहुत ही कठिन सी प्रोसेस है। और ब्रिटेन में बहुत ही आसान है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना तो ब्रिटेन के समान आसान है और ना ही अमेरिका के समान बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो हमने जो अपनाई है दोनों का मिश्रण है। आसान कुछ चीज़ों को लेकर आसान है, कुछ चीज़ों में बहुत कठिन है। और ये किस लिए रखा गया है, ताकि बहुत आसानी से कोई भी चेंज ना कर सके, कुछ बड़ा चेंज ना किया जा सके आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो ये याद रखिएगा, भाग 20। ठीक है, भाग 9 हमने लास्ट में ही देखा था, पंचायतों के बारे में। 9A नगर पालिकाओं के बारे में है। यहाँ बात की जा रही है संविधान संशोधन की व्यवस्था, तो ये भाग 20। ठीक है, इसमें व्यवस्था की गई है संविधान के संशोधन की। कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद ही होना चाहिए, ये 368। ठीक है, 368 पार्ट 20 आर्टिकल 368 ये रिलेटेड है संविधान में संशोधन की शक्ति को लेकर। और ये शक्ति किसे दी गई है, ये शक्ति दी गई है संसद को। ठीक है, संसद के पास शक्ति है। और ये जो 70 यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, ये तो वर्ल्ड फेमस है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था ये, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा शक्ति किसके पास है संविधान में संशोधन की, संसद के पास। लेकिन संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती है जो मूल ढांचे से संबंधित रखते हों, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि वो आदर्श जिन पर संविधान हमारा खड़ा है, उन आदर्शों को चेंज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा सब कुछ, जैसे कि ये संविधान है हमारा, ये एक बाउंड्री है। ठीक है, तो ये बाउंड्री है बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो भी चीज़ें जैसे भी बनी हों, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, उन सभी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मूल ढांचे से संबंधित हो ऐसी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है संसद। ठीक है, और ये फैसला दिया था उच्चतम न्यायालय ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में ये फैसला दिया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह है केशवानंद भारती मामला 1973 का। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक नया टर्म है ये सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था और कहा था कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, उसके अलावा संसद सब कुछ चेंज कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैंने समझा दिया है। बाकी जो ये दिए हुए हैं सारे केसेस, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हैं। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अलग से नहीं करने वाले, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, अलग से करने के लिए कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। तो देखिए, जो पहला दिया हुआ है शंकरी प्रसाद मामला 1951 का। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में। उसके एक साल बाद 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ठीक है, जिस साल संविधान लागू हुआ उससे जस्ट एक साल बाद 1951 में ही पहला संशोधन अधिनियम किया गया था। और उस अधिनियम में क्या था कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, पहले ही मौलिक अधिकार में था, हमने देखा था ना, पहले एक मौलिक अधिकार था, अभी एक नॉर्मल अधिकार है। तो जो मूल अधिकार हमें दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, उसमें कटौती की गई थी 1951 में, जो संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये जो मामला था शंकरी प्रसाद मामला 1951 का, इसमें उसी संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। तो इस तरह का एक मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने इस पर क्या फ़ैसला दिया
कि संसद कुछ भी चेंज कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकार था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकारों में भी संसद चाहे तो चेंज कर सकती है, संसद के पास ये अधिकार है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं दूसरा मामला, ये था गोलकनाथ मामला 1967 का, 1967 का। इसमें क्या हुआ, इसमें एक संशोधन किया गया था 1964 में। वो संशोधन कौन सा था, 17वां। ठीक है, 1951 में पहला था, 1964 में 17वां संशोधन किया गया था और ये 9वीं अनुसूची जो हमारी है उससे रिलेटेड था। तो ये जो संशोधन किया गया था संसद के द्वारा, इसको चुनौती दी गई थी गोलकनाथ मामले में। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में शंकरी प्रसाद मामले से बिल्कुल उल्टा डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमने जब सुप्रीम कोर्ट किया था, आई थिंक तभी मैंने बताया था ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसलों का वो रिव्यू कर सकती है और अपने फ़ैसलों में चेंज भी कर सकती है। ठीक है, आगे जाकर ज़रूरी नहीं है कि उस फैसले के हिसाब से ही, जो उसने एक बार फैसला दे दिया हमेशा उसी के हिसाब से दे, टाइम के हिसाब से अपने खुद के फ़ैसलों को भी चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो यही किया गया। शंकरी प्रसाद मामले में कहा था कि मौलिक अधिकारों में कोई भी चेंज संसद कर सकती है। गोलकनाथ मामले में कहा कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों में कोई चेंज किया जाए, मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसीलिए संसद उसमें चेंज नहीं कर सकती। अभी क्या हुआ, ये जो 1967 का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, संसद की शक्ति को थोड़ा सा कम कर दिया। संसद को आया गुस्सा, संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया, क्योंकि संसद का काम क्या है, संविधान में संशोधन करने का काम संसद का ही है। और वो जो भी फैसले संसद ले रही है वो सही है या नहीं, वो वैध है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं, इसका डिसीजन करता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों, मतलब दोनों की शक्तियाँ ऐसी हैं कि एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं दोनों, है ना। यहाँ पर क्या किया, जो संसद ने पहले 17वां संविधान संशोधन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहरा दिया और कहा कि ये संवैधानिक नहीं है, हम इसको रद्द करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। और फैसला सुना दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकती। अब संसद की शक्ति तो कम हो गई, तो संसद कैसे शांत बैठ जाए। तो संसद ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन इसके विरोध में लेकर आए। कब, 1971 में। ठीक है, इसमें संसद ने क्या किया, आर्टिकल 13 है जो मौलिक अधिकारों के अंदर ही आता है, आप लोग बताइए आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। और 368 जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 और 368 क्या है, संविधान में संशोधन। तो खुद संविधान में संशोधन वाला जो आर्टिकल है उसी को चेंज कर डाला। और इसमें चेंज करके क्या किया कि संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का या किसी भी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति संसद के पास है। तो संसद ने खुद को ये अधिकार दे दिया, संविधान में ये मेंशन कर दिया कि संसद के पास अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को वो कभी भी जब भी चाहे चेंज कर सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला दिया था उसको संसद ने 1971 में 24वें संविधान संशोधन के जरिए एकदम पलट दिया। ठीक है, संसद ने अपनी फिर से प्रभुता वहाँ पर सिद्ध कर दी। फिर आया केशवानंद भारती मामला 1973 का जो 24वां संशोधन था, उसके बाद फिर आया केशवानंद भारती मामला। इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। कब आया, 1973 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मार्टली गेम खेला और संसद की बात को भी रख लिया और संसद मतलब अपने आप को भी ऊपर रख दिया, संसद की बात को भी रख रहा। क्या किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ हम उसे मानते हैं, ठीक है, उसको हम वैध ही ठहराते हैं, उसको अवैध नहीं ठहराते। संसद जब चाहे चेंज करे मौलिक अधिकारों में, जब चाहे उनको सीमित करे, संसद खुश। लेकिन अब यहाँ खेल कैसे खेला सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दे दिया, नया एक प्रिंसिपल जोड़ दिया। कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का आपको ख्याल रखना है, मतलब कि आपको जो चेंज करना है आप करो, बस बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाना। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ये घर है, घर के अंदर रूम है, किचन है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप ये घर की जो नींव है ये ऐसी ही रहेगी, बाकी अंदर आप 2 रूम को 1 रूम बना सकते हैं, आप किचन कहीं भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो आप अंदर कैसे भी कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन जो है इसका ये नहीं ख़त्म होना चाहिए। और कमाल की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आपने जो चेंज किया था 24वें संविधान संशोधन में कि मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है संसद, चेंज कर सकती है, करो, लेकिन उन अधिकारों को आप छू भी नहीं सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार खुद ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब बताइए, सारी शक्तियाँ देकर खुश कर दिया और फिर बोल दिया कि ये देखो तुम चेंज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर में, और मौलिक अधिकार खुद बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही है। ठीक है, तो चेंज किस में करे फिर, संसद। अब तो इस तरह से यहाँ पर केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ये सामने आया। इंदिरा गांधी मामला यहाँ क्यों दिया हुआ है, 1975 का था ये। इसमें
क्या किया गया था, 39वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में ही, और इसमें यह किया गया था कि लोकसभा के सभी सदस्य और प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी मामला आता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, चुनाव ठीक नहीं है, ठीक है, चुनाव से संबंधित जो भी मामले आते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए, ठीक है। और न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ही बाहर कर दिया कि ये जो भी चुनावी मामले होंगे इसमें कोर्ट कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये मामला आया था सामने, इंदिरा गांधी मामला 1975 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है उसे रिवाइज़ किया और ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, 39th जो अमेंडमेंट किया गया था वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, इसलिए इसे रद्द कर दिया। फिर एक और संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, ये भी वर्ल्ड फेमस है। 76 में किया गया था। इस समय नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पर लगी हुई थी, आप सभी ने पढ़ा होगा इसे, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान में, ठीक है, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया था कि संसद की विधायी शक्ति की सीमा ही ख़त्म कर दी थी। मतलब बोला गया था कि संसद जो भी संविधान में संशोधन करे, न्यायालय उस पर कोई भी विचार नहीं कर सकती, न्यायालय उस पर कोई भी अपना निर्णय नहीं दे सकती, ठीक है। तो संसद की शक्ति इसमें असीमित कर दी कि न्यायालय का कुछ पार्ट ही नहीं होगा, संसद जो चाहे करे, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो फिर आया था मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो 42वें संशोधन में जो ये प्रावधान किया गया था ना कि संसद की शक्ति असीमित कर दी गई, इसको भी कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको हानि पहुंचाता है। बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि न्यायालय कभी भी किसी भी मामले को अपनी मर्ज़ी से उठाकर उसकी समीक्षा कर सके। तो ये जो संसद ने किया था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कुछ भी बोल ही नहीं सकते, ठीक है, कोई भी संसद संविधान में संशोधन करे, उनका कुछ अधिकार नहीं न्यायालय का बोलने का। तो ये तो न्यायिक समीक्षा के बिल्कुल जो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है उसके बिल्कुल विरुद्ध हो गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा मूल संरचना या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है और संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए 42वें संशोधन का ये प्रावधान भी 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी स्टोरी। अब बेसिक स्ट्रक्चर में इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। कोई भी मामला आता है, कुछ भी आता है, तो आप अगर अच्छे से इसको एक बार फिर से सुन लें तो आप अच्छे से बता सकते हैं। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया बट इम्पॉर्टेंट था, और इन सभी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, तो आप बाद में रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? 368 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में। तो ये 2 प्रकार के संशोधन की बात करता है। कौन से 2 प्रकार हैं? तो ये हैं उपरोक्त दोनों, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। यानी कि 2 तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तरीका है कि संसद के दोनों सदन जो हैं विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से जो संशोधन किया जा रहा है उस बिल को पास करें, ठीक है। दूसरा तरीका है आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा, यानी कि हमारे टोटल जो स्टेट्स हैं उनमें से कम आधे राज्य उस संशोधन के लिए हामी भरे। मतलब संसद का एक तो होगा जिसमें संसद का सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए और कुछ नहीं। एक संशोधन ऐसा होगा जिसमें संसद का विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति, मतलब आधे से ज़्यादा राज्य, जितने भी टोटल राज्य हैं उनमें से आधे राज्य उस संशोधन के लिए हाँ करें, उसे पास करें, तो फिर वो संशोधन लागू हो जाएगा। तो इन दोनों ही तरीक़ों से संशोधन किया जाता है। अलग अलग तरीक़ों पर अलग अलग चीज़ों को चेंज करने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राज्य पर भी इफेक्ट डालती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ संसद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, तो संसद उसमें कर सकती है, बस राज्यों को उसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? 368 में जो 2 हमने तरीके देखे उन तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन 368 के अलावा साधारण बहुमत के द्वारा भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं अभी हम देखेंगे। तो ये साधारण बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में कौन से शामिल हैं, ठीक है। साधारण बहुमत हमने देखा ना, ये 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अगर साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन करना है तो संसद में इस तरह का विधेयक लाया जाए
जो इन मामलों से रिलेटेड हो और साधारण बहुमत उसमें हो। साधारण बहुमत क्या होता है? 50+1, ठीक है, आधे से अधिक, मतलब 50% +1, आधे से अधिक लोग जो हैं उसके लिए सहमत हों तो वो पास हो जाता है, ठीक है। इसमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आएंगी उसमें। नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो तो इसे 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद में गणपूर्ति से रिलेटेड हो, गणपूर्ति यानी कि कोरम, ठीक है, और या फिर राजभाषा का प्रयोग के बारे में हो, तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन इनमें किया जा सकता है। ये विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये 368 के अंतर्गत इन्हें संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता है, ठीक। अभी हम देख लेते हैं, ये इसमें तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी भी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें साधारण बहुमत के ज़रिए चेंज किया जा सकता है, तो वो ये सब हैं। नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो। जैसे हमने देखा है कई सारे राज्यों के नामों में परिवर्तन हुआ है, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था पहले यूपी, फिर बाद में उसे उत्तर प्रदेश किया गया, ठीक है। इस तरह से सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। नए राज्यों का गठन हुआ है, तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। तो ये सब 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन इन्हें नहीं माना जाता, ठीक है। संशोधन ये भी हैं लेकिन 368 के अंतर्गत नहीं है। साधारण बहुमत के ज़रिए ये संशोधन किए जाते हैं। उसके अलावा राज्य विधान परिषद का निर्माण करना हो या फिर उसकी समाप्ति करनी हो। हमने देखा था ना, राज्य विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। कितने राज्यों में है अभी ये बताइए आप लोग। तो अगर कोई भी नया राज्य डिमांड करता है राज्य विधान परिषद की, तो वो भी 368 में संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। साधारण बहुमत के ज़रिए ये चेंज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी अनुसूची, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, प्रक्रिया नियम, संसद, इसके सदस्यों, इसकी समितियों को विशेष अधिकार, अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करना हो, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये 18 हैं कुल ऐसे टॉपिक्स जिन पर 368 में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। साधारण बहुमत के ज़रिए इन्हें चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है, संसद में विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में से कौन से शामिल हैं? जो 368 के अंतर्गत आता है, विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है, तो वो ये सभी हैं। मूल अधिकारों में अगर चेंज करना है तो संसद की मंजूरी चाहिए और वो भी 2/3 मंजूरी चाहिए, ठीक है। विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन सिर्फ संसद के विशेष बहुमत द्वारा ये हो जाएंगे। राज्यों के पास इनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों या फिर वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये ऐसे हैं जहाँ पर संसद का विशेष बहुमत चाहिए, राज्यों की परमिशन नहीं चाहिए, संसद का विशेष बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्न में से कौन से उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पर विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, और ये 368 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो संशोधन किया जाएगा वो 368 के अंतर्गत संशोधन माना जाएगा। तो इसका आंसर भी होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में अगर कुछ चेंज करना है तो संसद का विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। फिर है, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना हो अगर, और या फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कुछ भी चेंज करना हो तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पर संसद की विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। कुछ और हैं, ये सभी भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, इन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। ये 3-4 हमने देखे हैं। 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, या फिर संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया में, यानी कि खुद अनुच्छेद 368 में अगर कुछ चेंज करना हो तो उसे भी संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए और राज्यों की भी उसमें सहमति की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जिन पर 368 के अंतर्गत जो दूसरा तरीका है उसे अप्लाई करके चेंज किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? मतलब जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा वो कहाँ लाया जाएगा? जैसे कि हमारा था मनी बिल को लोकसभा में ही लाया जा सकता था, ठीक है। उसी तरह से संविधान संशोधन जो विधेयक है, ये इसमें लोकसभा की कोई स्पेशल पावर नहीं है, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। विधानसभा ये जो है ना, विधानमंडल, इसका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है।
तो जब लाया जाता है विधेयक, जब पेश किया जा रहा है, तो वो या तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है। और अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, तो भी ये पास नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का ही 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों की, राज्यसभा की भी, लोकसभा की भी। राज्य विधानमंडल का रोल वहाँ आता है जब हमें विशेष बहुमत से तो पास करना है, साथ में राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, जो हमने देखे थे ना ये वाले टॉपिक्स पर अगर करना है तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल में जाएगा। लेकिन राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता है कभी भी, पेश संसद के दोनों सदन में किया जाता है, दोनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है? तो ये या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, दोनों के द्वारा ये पेश किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मंत्री करे या फिर गैर सरकारी सदस्य ही करे, दोनों के द्वारा, या तो मंत्री भी कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो हमने देखा ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, और 368 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं उनमें ही 2/3 की ज़रूरत होती है। 368 के अंतर्गत जो नहीं है उन्हें साधारण बहुमत के ज़रिए पास किया जा सकता है। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, दोनों सदन के बीच असहमति होने पर क्या प्रावधान है? अगर दोनों सदन के बीच असहमति हुई तो फिर विधेयक वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर आगे नहीं बढ़ता। संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो है इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है, साधारण विधेयक होता है, उसमें बुलाई जा सकती है, और जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें भी बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक में भी, मनी बिल में, और संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इन दोनों में नहीं बुलाई जाती। तो अगर असहमति है दोनों सदनों के बीच तो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है, यह कथन किसने कहा था? किसने ये बोला था कि हमारे यहाँ की जो संशोधन व्यवस्था है ये बुद्धिमत्तापूर्ण है बहुत ज़्यादा, और मुश्किल से ही मिलेगी किसी भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था ब्रिटेन की बहुत आसान है और अमेरिका की बहुत जटिल है। हमारे यहाँ मिक्सचर है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नाम, राज्यों के नाम में चेंज करना है, उनकी सीमा चेंज करनी है, नए राज्य का गठन करना है, ये चीज़ें इजीली कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसी व्यवस्था है कि ब्रिटेन की तरह है। और कुछ चीज़ें बहुत जटिल हैं, जैसे हमने देखा था कि संसद का विशेष बहुमत तो उनमें चाहिए, साथ में राज्यों की भी परमिशन चाहिए। ठीक है, आधे राज्यों के वो भी, तो ये जटिल हो जाती है थोड़ी, ये अमेरिका की तरह है। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी है जो सिर्फ संसद विशेष बहुमत से पारित कर दे हो जाएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ मिश्रण मिलता है। तो ये जो कथन है ये कहा था केसी वेयर ने। ठीक है, याद रखिएगा, केसी वेयर ने कहा था। और साथ में केसी वेयर ने ये भी कहा था कि ये जो लचीलेपन और जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है, हमारा जो ये संशोधन प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की है, हमारे संविधान में, ये लचीलेपन जो कि ब्रिटेन की तरह भी है और जटिलता जो कि अमेरिका की तरह भी है, तो इन दोनों के बीच एक अच्छे से संतुलन बनाकर इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो ये कथन कहे थे केसी वेयर ने। ग्रीनविल ऑस्टिन, इन्होंने भी कहा था इस व्यवस्था के बारे में, संशोधन जो प्रक्रिया है इसके बारे में कहा था कि संशोधन प्रक्रिया जो हमारे यहाँ की है बहुत जटिल है, लेकिन बहुत ही कम संविधान में ये मिलती है। मतलब ऐसा इसके अंदर गुण है जो बहुत ही अलग है बाकी सबसे, और मिश्रण है सबका, और बहुत ही कम संविधानों में देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने भी इसके बारे में बोला था, क्योंकि ये तो शामिल ही थे संविधान सभा में भी, तो इन्होंने कहा था कि हम अपने संविधान को जटिल से जटिल बनाना चाहते हैं ताकि स्थायी रहे, और हम इतना जटिल भी नहीं बनाएंगे कि उसमें चेंज ही ना किया जा सके, क्योंकि टाइम ऐसा है, टाइम हमेशा बदलता रहता है। अभी आप 4 साल बाद और 4 साल पीछे जाकर देखेंगे, टाइम बिल्कुल चेंज होगा, और आज का टाइम बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम के चेंज होते होते विचारों में चेंज होता है, तो चीज़ों में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के नेचर में भी बदलाव आता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार जो संविधान बना दिया उसके बाद उसमें चेंज कर ही नहीं सकते, चेंज की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन चेंज इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने पूरे संविधान को ही चेंज करके रख दें। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का बनाया गया है। ऐसा कुछ जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, और ऐसा ही कुछ बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि हमने ऐसा संविधान नहीं बनाया है जिसमें कि कोई भी आकर बहुत आसानी से चेंज कर सके, और ना कि ऐसा है कि हमने मोहर लगा दिया इस संविधान पर कि अब इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वही कुछ शब्दों का हेर फेर है, वरना सबके कथन सेम ही हैं। सभी ने एक ही बात बोली है कि हमारा जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है ये अद्वितीय है, किसी और संविधान में देखने को नहीं मिलती इस तरह की। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कितनी तरह की है, वो सब के बारे में हम देखेंगे। तो प्रिपेयर होकर आइएगा, और नहीं भी होकर आएंगे तो यहाँ हो जाएंगे। और खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।